हेलो बच्चों, फिर से एक बार बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस सिर्फ आपके लिए बहुत ही कंक्रीट सिंपलेस्ट वे में बाकी बात ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो एरोमेटिक एमाइंस हैं दे आर लेसर बेसिक या लेस बेसिक देन एलिफैटिक एमाइंस एंड दे आर लेस बेसिक इवन देन अमोनिया। इसका मतलब हो गया कि जो पीकेबी होगा, पीकेबी ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, पीकेबी में आपको बता चुका हूं क्या होता है। पीकेबी इसका ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए एरोमेटिक एमाइंस का, क्योंकि ये लेस बेसिक है तो इनका पीकेबी ज्यादा होगा देन द पीकेबी ऑफ एलिफैटिक एमाइंस। समझ में आया? और एक चीज और आप समझ लो कि अगर इसका पीकेबी ज्यादा है तो केबी जो होगा एरोमेटिक एमाइंस का कम होगा देन द केबी ऑफ, आगे लिख लो आप यहां पे, एलिफैटिक एमाइंस। ठीक है, और ये केबी किसका हो जाएगा? एरोमेटिक एमाइंस का। ठीक है ना? अब आपको पता होना चाहिए इसका रीजन। ठीक है ना? और रीजन क्या है? क्योंकि एरोमेटिक एमाइन में अमोनियम ग्रुप के साथ में या NH2 के साथ में, नॉट अमोनियम, अमाइन ग्रुप के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। और जहां पे भी बेंजीन रिंग जुड़ जाती है मतलब वहां पे एक फैक्टर आ जाता है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है ना? तो एरोमेटिक एमाइंस में क्या होगा? एरोमेटिक एमाइंस में जो अमाइन ग्रुप का लोन पेयर है दैट विल इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हो ये लेस बेसिक क्यों है? तो लिखिए द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एरोमेटिक एमाइंस किसमें इन्वॉल्व हो जाता है? लिख दीजिए इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस। इन्वॉल्व इन रेजोनेंस किसके साथ में? विथ बेंजीन रिंग। ठीक है ना? तो जब बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा? लोन पेयर डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होगा, है ना? और जब लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। ठीक है ना? अब रेजोनेंस, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं एमाइंस, एरोमेटिक एमाइंस के, इनको भी देख लेते हैं। तो देखो ये आपका एनिलीन है C6H5 एंड यहां से जुड़ा होता है NH2। ठीक है ना? ये लोन पेयर नाइट्रोजन और कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा होगा? डबल बॉन्ड में। तो बेंजीन का जो अगला डबल बॉन्ड है वो नेक्स्ट कार्बन पे मूव कर जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो क्या हो गया? देखो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये NH2, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? फिर से डीलोकलाइजेशन होगा तो ये इधर गया तो नेक्स्ट डबल बॉन्ड विल मूव एज ए सिंगल बॉन्ड, फिर से यही होता रहेगा, है ना? नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है वहां पे नेगेटिव चार्ज कहां पे है? इट इज एट पैरा पोजीशन। डबल बॉन्ड की पोजीशन देखते रहिए, फिर से यहां पे हो गया डबल बॉन्ड NH2N प्लस। ये लोन जो नेगेटिव चार्ज है नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा तो अगला डबल बॉन्ड जो है मूव कर जाएगा इनटू अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना? तो फिर से ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड की पोजीशन देखिए यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, NH2 और प्लस। फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा? ये फिर से वापस जाएगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर उसको वापस मिल जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा मुझे ज्यादा झुकना पड़ जा रहा है, इसका मतलब बोर्ड को थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। ये हो गया NH2। ठीक है ना? तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। क्या समझ में आया आपको कि एनिलीन जो है एलिफैटिक एमाइन से लेस बेसिक है? किसकी वजह से? ड्यू टू द रेजोनेंस। ठीक है ना? बिकॉज लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर द डोनेशन। क्यों? क्योंकि ये इन्वॉल्व हो गया बेंजीन रिंग के साथ में, बेंजीन रिंग, सॉरी बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में। ठीक है ना? इतना समझ में आया? पक्का? अब यहां पे अगर हम पीकेबी के टर्म्स में बोले तो एरोमेटिक एमाइंस का जो पीकेबी होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो लेस बेसिक होता है उसका पीकेबी ज्यादा होता है। ठीक है? और एलिफैटिक एमाइंस का पीकेबी कम होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर बेस है देन द एरोमेटिक एमाइंस। इसी तरह से अगर अमोनिया की बात करें हम तो अमोनिया में भी क्या होता है? अमोनिया में भी जो लोन पेयर है दैट इज अवेलेबल फॉर द डोनेशन, है ना? यहां पे कोई रेजोनेंस तो होता नहीं, तो रेजोनेंस ना होने की वजह से क्या होता है? इसका जो लोन पेयर है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, डोनेशन के लिए अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा देन द एरोमेटिक एमाइंस। ठीक है ना? इतना समझ में आया? पक्का? अब देखो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि अगर हम इस बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता हो, या कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग में जुड़ेंगे और बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है ना? तो ऐसे ग्रुप्स लगाने से बेंजीन जो एनिलीन है, ये जो एरोमेटिक एमाइन है, इसके बेसिक कैरेक्टर पे फर्क क्या पड़ने वाला है? ठीक है ना? कम टू द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट्स दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से?
एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरे कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप, जैसे मेथॉक्सी ग्रुप, जैसे NH2 लगा दूं, एटसेट्रा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं वो कौन से हो सकते हैं, जैसे NO2 है ना, जैसे Cn, जैसे CHO, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना। तो अगर इस तरह से ग्रुप्स हम बेंजीन रिंग में लगा देते हैं तो देखो क्या फर्क पड़ता है। पहली चीज नोट करो फटाफट कि इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना, इज सब्सटीट्यूटेड, अगर बेंजीन रिंग में हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्सटीट्यूट कर दें, क्या होगा, अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे लिख दीजिए आप बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेस। ठीक है ना। देखिए इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज ये एरोमेटिक एमाइन है, कोई एनिलीन है ना, और इसमें हमने एक ग्रुप ऐड कर दिया जो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा था इसका जो एक्सटेंट है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जो लोन पेयर है दैट इज मोर अवेलेबल फॉर द डोनेशन, और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। यहां पे आप H+ से अटैक कराओगे, है ना, तो ये बना देगा आपका C6H5NH3 और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ पाए, बोलो। दूसरा देखो, दूसरा कैरेक्टर क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सॉरी इफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप दोनों एक ही होते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, if electron withdrawing group is added to the benzene ring of aniline, तो क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस विल डिक्रीज। यहां पे लिख दीजिए फटाफट कि जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या करेगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा था वो और ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसको, या बोले तो NH2 ग्रुप के ऊपर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, सो दैट विल बी लेसर अवेलेबल। तो उसकी वजह से क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक एमाइन विल डिक्रीज। रिएक्शन दोनों में एक ही तरह से है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। बताओ इतना समझ में आया, है ना, इतना समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, फटाफट लिखो फिर। अब देखो एक चीज और समझो, वो क्या है कि बेंजीन रिंग में 3 पोजीशंस है ना, कि जैसे आपने ये एनिलीन लिखा C6H5NH2, तो इसकी ये जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है, दीज आर द ऑर्थो पोजीशंस। ये जो पोजीशंस होती हैं ये क्या होती हैं, दीज आर द मेटा पोजीशंस, है ना, एंड दिस वन इज द, जो NH2 ग्रुप के सामने वाली पोजीशन है वो पैरा पोजीशन है ना। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा वो इन्हीं पोजीशंस पे लगेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे, या तो पैरा पोजीशन पे, या तो मेटा पोजीशन पे। ठीक है ना। तो कौन सी पोजीशन पे अगर ये हम जो ग्रुप्स लगा रहे थे वो लगाते हैं, उससे अमाइंस की बेसिक कैरेक्टर पे और क्या फर्क पड़ने वाला है मतलब किस पोजीशन पे बेसिक कैरेक्टर और ज्यादा होगा, किस बेसिक पोजीशन पे बेसिक कैरेक्टर कम होगा। ठीक है ना। तो एक चीज कान खोल के सुन लो, क्या, कि पैरा पोजीशन पे जो इफेक्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का हो, एक्सटेंट वहां पे सबसे ज्यादा होगा देन द मेटा पोजीशन। ठीक है ना। मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं आउट ऑफ पैरा पोजीशन, आउट ऑफ पैरा पोजीशन एंड मेटा पोजीशन। ठीक है ना। तो ये जो इफेक्ट था कौन सा, ईदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एक्सटेंट, है ना, इफेक्ट ऑफ, यहां लिख सकते हो आप, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा पोजीशन देन ऑर्थो, सॉरी देन मेटा पोजीशन। अभी ऑर्थो को हम अलग से लेते हैं, समझे कि नहीं समझे। ये जो
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इफेक्ट है, ये मेटा पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगा। मतलब हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए और वो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा, कि जैसे आपने लिया C6H5NH2 और यहां पे आपने पैरा पोजीशन पे CH3 लगा दिया। CH3 कैसा है? CH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है ना। और एक आपने एनिलीन लिया जिसमें आपने मेटा पोजीशन पे CH3 लगा रखा है। आपसे कहे, अब एक चीज आप पढ़ चुके हो क्या, कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो वो बेसिक कैरेक्टर को क्या कर रहा होगा? बढ़ा रहा होगा, है ना। लेकिन यहां पे एक में पोजीशन पे लगा है पैरा पोजीशन पे और दूसरे में लगा है किस पे? मेटा पोजीशन पे। आपसे कहें इन दोनों में बताओ कौन सा मोर बेसिक होगा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पोजीशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो किस पोजीशन पे लगा है। और आपने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर पैरा पोजीशन पे है तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, है ना। तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। इसका मतलब आउट ऑफ दीज टू दिस पैरा आइसोमर विल बी द स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस मेटा आइसोमर। बताओ समझ में आया? समझ में आया तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, खुद करिए और अपने दोस्तों साथियों मित्रों से भी करवाइए। ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और, 1 से 10 तारीख के बीच में हम आ रहे हैं आपके लिए लेकर के 10 डेज चैलेंज, 10 दिन केमिस्ट्री खत्म। ठीक है ना, कॉपी पे नहीं, इधर। तो ये अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और उनको बताइए, बोलिए कि भैया अगर अभी तक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो, अभी तक आपको दिक्कत है, तो फटाफट आ जाओ इस चैनल पे। कौन सा चैनल? केमिस्ट्री_पॉसिबल। ठीक है ना, उसको सब्सक्राइब करिए। आइए, वहां पे एक फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट में, 10 डेज चैलेंज। वहां पे 10 दिन के अंदर आपको 10 चैप्टर के कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे। ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लाइव आने की भी। ठीक है ना। अब फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। दूसरा देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई लगा दें, सपोज ये आपकी एनिलीन है और आपने क्या किया? NO2 ग्रुप लगा दिया पैरा पोजीशन पे, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन हो गया, है ना। और NO2 है कैसा? NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जब बेंजीन में कम होगी तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फुलफिल करने के लिए लोन पेयर ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना। इसका मतलब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ये कम कर रहा होगा, है ना। इसका मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है बेंजीन रिंग में, तो वो क्या करेगा? एनिलीन के बेसिक कैरेक्टर को कम कर देगा। और दूसरा कोई एनिलीन है आपके पास में जिसमें मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है NO2। ठीक है ना। आपसे पूछता है कि इन दोनों में से भैया ज्यादा बेसिक कौन है, तो कौन होगा बताइए? जिसके पास लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल हो, है ना। और ज्यादा किसके पास अवेलेबल होगा? मेटा के पास में। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है। वो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और जब तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ये क्या होगा? ये जो लोन पेयर है ये कम अवेलेबल होगा, और कम अवेलेबल होगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो बजाओ ताली फटाफट, है ना। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। समझ में आइए। अब आ जाते हैं किस पे? मेटा पोजीशन, जो हमने अभी तक सॉरी अब आ जाते हैं ऑर्थो पोजीशन, जो हमने आपको अभी नहीं बताया। ठीक है ना। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा? आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखिए, एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट, जो आपने बेंजोइक एसिड जब पढ़ा था वहां पर भी पढ़ा था, है ना। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि भैया एनिलीन में, एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। मतलब ऑर्थो पैरा मेटा सबसे कम, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, क्या लिख सकते हैं कि इफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप is added at ortho position of aniline, क्या होगा? क्या बताया मैंने? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन विल बी लोवेस्ट, सबसे कम होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब आपके पास में तीनों पोजीशंस आ गई आपके पास में। कौन कौन सी? ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड द मेटा पोजीशन। ठीक है ना, यही तो हुआ। तो अगर हम ऑर्थो पैरा मेटा की बात करें
तो सबसे ज्यादा एनिलीन कौन सी होगी? पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन सबसे ज्यादा बेसिक होगी। फिर आ जाएगी मेटा सब्स्टिट्यूटेड, और लीस्ट बेसिक कौन सी हो जाएगी? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। इसको अपनी चुटैया में बांध के रख लो। चुटैया नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? चलिए लिखिए फटाफट। कंपेयर करते हैं अब डिफरेंट एमाइंस के, डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस के बेसिक कैरेक्टर्स को। तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टोलुडीन। टोलुडीन क्या होता है? मेथाइलेटेड एनिलीन, ठीक है ना? मेथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप को हम ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशंस पे लगाते हैं, और इसको नंबर कर लीजिए कि सपोज ये कंपाउंड A है, दिस वन इज B, दिस वन इज C एंड द लास्ट वन इज D। ये है आपका मेटा टोलुडीन। और आपसे क्वेश्चन करता है या बोर्ड क्वेश्चन करेगा कि इन चारों को केबी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, या पीकेबी के बेसिस पे अरेंज कर दो, या तो कहेगा इनके बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिक या कैरेक्टर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है कि ये चार ना दिए हों, आपको दो दिए हों, जैसे ये मेथाइलेटेड एनिलीन है, ऑर्थोटोलुडीन दे रखा है और पैराटोलुडीन दे रखा है, तो कौन सा बेसिक होगा आपको पता होगा। स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है? दिस वन, क्योंकि ये ऑर्थो है और ऑर्थो में कौन सा इफेक्ट आता है? ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है ना? तो देखो CH3 जो है वो कैसा है? CH3 ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट्स देता है? CH3 ग्रुप एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन देता है, अगर बेंजीन रिंग में जुड़ जाए तो क्या देता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। और दूसरी चीज कौन सा देता है? ये प्लस आई इफेक्ट भी देता है। समझ पाए? मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट देगा और साथ साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी देता है। लेकिन मेटा पे ये सिर्फ कौन सा प्लस आई इफेक्ट देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देगा, ठीक है ना? तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देगा, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देगा, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। तो इन चारों में से अगर हम कंपेयर करें बेसिक स्ट्रेंथ को, तो सबसे लीस्ट बेसिक कौन सा है? तो आपको सबसे पहले पता है कौन सा? ऑर्थो। क्यों? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो हमें अरेंज करना है केबी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम केबी किसका होगा? इसी का होगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं बी, क्योंकि ये लीस्ट बेसिक है। अब आपके पास तीन बचते हैं, एक तो नॉर्मल एनिलीन, फिर पैराटोलुडीन एंड मेटाटोलुडीन। तो आउट ऑफ पैरा एंड मेटा कौन सा हो जाएगा? पैरा इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मेटा, एंड आउट ऑफ दिस एनिलीन, नॉर्मल एनिलीन एंड दिस मेटाटोलुडीन मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड। तो आपको पता है कि अगर CH3 लगा है, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एरोमेटिक एमाइंस का बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना? तो आउट ऑफ A एंड D व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस? D वन इज स्ट्रॉन्गर बेस, है ना? तो फिर कौन आ जाएगा? इसका मतलब आ जाएगा A, फिर कौन आ जाएगा? फिर आ गया D, और फिर कौन आ गया? फिर आ गया C। C इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है ना? दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KB। ये कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KB, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, है ना? और अगर PKB के बेसिस पे लिखना है तो PKB सबसे ज्यादा किसका होगा? B वाले का। तो देखो PKB के बेसिस का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाए तो सबसे पहले B आएगा, फिर A आएगा, फिर D आएगा, और सबसे कम किसका होगा? C का। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। बताओ ये समझ में आया, है ना? और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर एज इट इज आ गया तो आप कर ले जाओगे। अब तो चूक नहीं होगी, बहुत दिन चूक गए, चूक हो गई, अब तो ना हो कम से कम। अब तो आपका 28 फरवरी को एग्जाम है ना? तो इसको फटाफट लिख लो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मेथॉक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स का। मतलब बेंजीन रिंग की जो ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशंस हैं, वहां पे हम मेथॉक्सी ग्रुप मतलब OCH3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, और फिर आप बताइएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसको फटाफट लिख लो। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज एनिसिडीन। एनिसिडीन क्या होता है? एनिलीन जो है उसमें मेथॉक्सी ग्रुप लगा दो, मतलब OCH3 लगा दो तो वो एनिसिडीन हो जाता है, ठीक है ना? इसको हम मेथॉक्सी एनिलीन भी बोलेंगे या एनिसिडीन बोलेंगे। मेथॉक्सी एनिलीन आप पहचान जाओगे, एनिसिडीन भूल जाता है क्योंकि ये कॉमन नेम है इसका, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एनिसिडीन क्या होता है, ठीक है ना? तो ये चार कंपाउंड्स हमने ले रखे हैं, 3 आर मेथॉक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स एंड वन इज प्योर एनिलीन। आपसे क्वेश्चन है कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिक स्ट्रेंथ के अरेंज कर दीजिए, चाहे केबी या पीकेबी, ठीक है ना? तो अब इसको अरेंज करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। वो दो चीजें कौन सी हैं? कि ये जो मेथॉक्सी ग्रुप है, ये दो इफेक्ट दे सकता है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन भी है। तो ये क्या करता है? प्लस आर इफेक्ट देता है। प्लस आर इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, मतलब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा, ठीक है? और ये माइनस आई इफेक्ट भी देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है। समझ पाए? दूसरी चीज ध्यान रखो कि ये जो मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे अगर हम OCH3 लगा देते हैं, मेथॉक्सी ग्रुप लगा देते हैं, तो ये सिर्फ माइनस आई इफेक्ट देगा, प्लस आर इफेक्ट नहीं देगा। इसका मतलब मेटा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच तो सकता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। इसका मतलब ये मेटा पोजीशन पे एनिलीन का क्या कर रहा होगा? बेसिक कैरेक्टर को कम कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है,
ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो आपके पास 4 है, आपको पता है पैरा पोजीशन पे ये जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा, है ना। और पैरा पोजीशन वाला इसका मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में प्लस आर इज डोमिनेटिंग ओवर द माइनस आई, ठीक है ना। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हो गया आपका, डी वाला, क्योंकि ये है पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। अब देखो इनमें देखो, एक तो है ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा है मेटा पोजीशन पे, ठीक है ना। आपने पढ़ा था ऑर्थो इफेक्ट में क्योंकि ये लीस्ट बेसिक होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो OCH3 ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे लगाते हैं तो वो माइनस आई इफेक्ट देता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो बेसिक कैरेक्टर को कम कर देगा। तो आउट ऑफ दीज टू व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गर बेस, दिस ऑर्थो। तो इसका मतलब फिर कौन आ जाएगा, फिर आ जाएगा बी इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सी। फिर कौन सा आ गया, सी, और सबसे लीस्ट बेसिक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए। ठीक है, समझ में आया, समझ में आएगा, फटाफट सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना। और लास्ट एग्जांपल आपके सामने कौन सा, नाइट्रोएनिलीन। नाइट्रोएनिलीन में जो NO2 ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। आपको पता है कि अगर बेंजीन रिंग में लगा दोगे तो वो माइनस आर इफेक्ट देगा, मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर चेन में लगा दिया तो कौन सा देगा, माइनस आई इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। मतलब दो इफेक्ट देता है, माइनस आर और माइनस आई, ठीक है। मेटा पोजीशन पे क्या होगा, केवल माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा, वहां पे माइनस आर काम नहीं करेगा। एंड यू नो माइनस आर इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर माइनस आई, मतलब ये इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है देन दिस, ठीक है ना। तो अब बता दो इन चारों में से बेसिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा। तो सबसे पहले देखो हमने पढ़ा था कौन सा, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट किसमें मिलेगा, ऑर्थो इफेक्ट मिलेगा कंपाउंड बी में, और अगर ऑर्थो इफेक्ट यहां पे है तो ये कैसा हो जाएगा, बी विल बी द लीस्ट बेसिक, सबसे कम बेसिक कैरेक्टर किसमें होगा, बी में। ठीक है, और सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसमें होगा पता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, मतलब ए विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो यहां पे हम कहीं पे ए भी लिख लेते हैं, ए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब आपके पास में दो बचे, कौन कौन से, एक तो सी और डी। सी और डी में बता दो कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। यहां पे ध्यान रखना, यहां पे माइनस आर इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है और यहां पे माइनस आई, और माइनस आर इफेक्ट क्या करेगा, बेसिक कैरेक्टर को कम करेगा। माइनस आई भी कम करेगा बट उतना कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है, एक्सटेंट होता है, वो कम होता है देन द आर या माइनस, ठीक है। तो आउट ऑफ मेटा एंड पैरा विच वन इज द स्ट्रॉन्गर बेस, कौन सा, मेटा इज द स्ट्रॉन्गर बेस, है ना। तो अब हम ये अरेंज कर रहे हैं किसके बेसिस पे, बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ए है, फिर कौन सा आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, और लास्ट में बचता कौन सा है, डी, ठीक है ना। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी। और अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये पी केबी का अपोजिट हो जाएगा, मतलब केबी का अपोजिट हो जाएगा। ये केबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। और पी के बी के बेसिस पे लिखें तो पी के बी सबसे कम किसका होगा, बी का होगा, फिर डी का होगा, फिर सी का होगा, और सबसे कम किसका होगा, ए का होगा, ठीक है ना। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी, ठीक है ना। तो अगर ये चैनल, अगर ये वीडियो आपके लायक है, मतलब यहां पे आप अभी तक उलझ रहे थे, फंस रहे थे, आपको डाउट्स थे बहुत सारे जो अभी तक क्लियर नहीं थे, अगर वो डाउट्स आपके क्लियर हो गए हों इस वीडियो को देखने के बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि उनका भी जो बेड़ा गर्क है वो बेड़ा पार हो सके, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।